हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाज शास्त्र का एक पूरा महा मैराथन होने वाला है। मैं आपको पहले एक बार शेड्यूल दिखा दे रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। उसके साथ आपको उत्तर भी अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप अपने कॉपी में आंसर को लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे आप रिव्यू देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और टोटल में अगर बात करूँ यहाँ पे, कुल मिला के टोटल आपको 46 पेज देखने को मिलेगा। तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन भैया यहाँ पे। और आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे वो किसी न किसी साल पूछे गए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुल मिला के 46 पेज है। आप यहाँ पे कॉर्नर में देख पाएंगे, यहाँ पे 46 पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा भैया। ठीक है, तो देख पाएंगे 46 पेज टोटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सामने आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। साथ में आपको याद भी करवा दूंगा, तो आपको चिंता नहीं करना कि याद कैसे होगा। ठीक है, तो इसकी तो गारंटी लेते हैं। तो चलिए फटाफट पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और यहाँ शुरुआत करेंगे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय क्या होता है? कम्युनिटी किसे कहते हैं? ठीक है, या इसी सवाल को पूछ सकता है अथवा करके कि समुदाय से क्या आशय है। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 में 2023 में सवाल पूछा गया है। आइए इसका उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य, छोटे या बड़े समूह के सदस्य या छोटे हों या कोई बड़ा समूह हो, इनके सदस्य इस प्रकार से रहते हों, इस प्रकार से साथ साथ रहते हों जिनका कोई स्वार्थ ही ना हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके दोस्तों का जो ग्रुप है ना, जो समूह है, वो इस प्रकार से साथ साथ में रहते हैं कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है कि मेरा दोस्त मुझे पैसा देगा तो मैं उसके साथ में रहूंगा। कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ की भावना नहीं है। हम अपने दोस्ती के नाते एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो छोटे बड़े समूह होते हैं, वो समूह के जो सदस्य होते हैं वो इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनका साथ में रहना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब की भावना नहीं है कि हाँ मतलब रहेगा तभी रहेंगे। ठीक है, कोई स्वार्थ ना होकर अगर ऐसे समान जीवन में रहते हैं तो उस समूह को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, इसका छोटा सा फ्लो चार्ट मैं आपको बता दूं कैसे आप इसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मान लीजिए कोई छोटा समूह, कोई बड़ा समूह है। ठीक है, एक छोटा समूह है और कोई बड़ा समूह है। इन समूह के जो सदस्य हैं आपस में इस प्रकार से रहते हैं कि कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। इस समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को कहते हैं समुदाय, कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। और सबकी अपनी समुदाय होती है। ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं विथ डायग्राम से, और अच्छे से आप लिखकर बढ़िया नंबर पा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से क्या आशय है? इसी सवाल को 2019 में पूछा गया था। फिर उपनिवेशवाद क्या है अथवा करके 2022 में पूछा गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिए 2020 में। और उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं 2022 में अलग अलग सेटों में पूछा गया है। आइए इसका उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में आप समझ जाएंगे। एक ऐसी विचारधारा है, उपनिवेशवाद क्या है? एक विचारधारा है। इस विचारधारा के द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है। इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे चीन का कब्जा तिब्बत पर है, चीन का जो कब्जा है भैया वो तिब्बत पर है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई एक अमीर देश किसी गरीब देश पर कब्जा कर ले तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दिया जाए कि भारत भी पहले कभी उपनिवेशवाद हुआ करता था। इसका मतलब दोस्तों ये है कि उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि जब कोई छोटे देश पर या छोटे समुदाय पर कोई बड़ा समुदाय, कोई बड़ा देश इस पे पूरे साम्राज्य को कब्जा कर ले, अपने में मिला ले, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे लिख देंगे, जैसे चीन का कब्जा तिब्बत पे है, पूरा परफेक्ट आंसर आपको हो जाएगा और आप पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। और आपको बता दें, ये अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा तो उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि लिंगानुपात क्या होता है। ठीक है, या पूछ लेगा लिंगानुपात से क्या समझते हैं। लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। चाहे जैसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है, लेकिन बस आपको समझने वाली बात है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए इसकी
आंसर देखने की बात करते हैं तो देखिए लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति हजार पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। अगर पेपर में आ जाएगा तो पेपर हॉल में जब आप बैठेंगे, एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे वहां पे, तो आप अपने कमरे में एक बार नजर उठा के ऐसे देख लेना कि वहां पे जो है कितनी वहां पे फीमेल हैं और कितने वहां पे मेल हैं। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ सकते हैं। इसका फार्मूला होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में इसकी परिभाषा सूत्र जो होता है यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, विश्व में पुरुष की संख्या ऊपर चली जाती है, उन्हीं पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणे 1000, इस प्रकार से विश्व के लिए देखा जाता है। ठीक है, और ये भारत के लिए, अगर भारत में आप लिंगानुपात निकालते हैं तो ये वाला फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, अथवा करके पूछ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। 2022 में इस प्रश्न पूछा गया है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। किसी क्षेत्र या प्रदेश या देश में निश्चित काल समय में एक वर्ष के दौरान होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। सिंपल भाषा में बात किया, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे 500 लोग रहते हैं और 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद इसी जगह पे अगर ये 5000 जनसंख्या हो जाती है तो इस प्रक्रिया को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जननांकीय या जनसांख्यिकी क्या है। इसको जननांकीय भी कहा जाता है, जनसांख्यिकी भी कहते हैं। क्या होता है आइए इसको परिभाषित करते हैं। तो इसका मतलब होता है, पहले देख लेते हैं। जो जनसांख्यिकी है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोग्राफी शब्द से हुआ है। पहला पॉइंट, ग्रीक भाषा के डेमोग्राफी शब्द से हुआ है। और आपको बता दें कि बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या या डेमोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुआ है, तो ग्रीक भाषा से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है डेमास, एक होता है ग्राफोस। डेमास का अर्थ होता है मनुष्य और ग्राफो का अर्थ होता है अंकित करना। इसका मतलब ये हो गया कि डेमोग्राफी शब्द का अर्थ ये हो गया कि मनुष्य जनसंख्या के बारे में अंकित करना, मनुष्य जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत करना जननांकी या जनसांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे परिभाषा दिया है अचले गुलियार्ड ने। ठीक है, अचले गुलियार्ड ने, अगर आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलता कि जनसांख्यिकी या जननांकीय को परिभाषित कीजिए, तो अचले गुलियार्ड को आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी का नाम आंचल है, तो आंचल जब किसी को प्यार से बुलाते हैं, बुलाएंगे ए आंचल। ठीक है, ए आंचल। जब आंचल नहीं सुनेगी तो कहेंगे ए आंचली, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अचले गुलियार्ड हो जाएगा। तो अच्छे थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करिए तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। अचले गुलियार्ड के अनुसार इन्होंने कहा है जनसांख्यिकी वह विज्ञान है, जनसांख्यिकी क्या है, वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। सिंपल परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल में याद कर सकते हैं कि अचले गुलियार्ड ने कहा है कि जनसांख्यिकी वह सिद्धांत है या वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य की जनसंख्या या संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जनसांख्यिकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाति को परिभाषित कीजिए। अभी इसके आगे और भी क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन इसमें मैंने अटैच किया, तो सारे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं जाति की। तो जाति क्या होती है आइए इसको समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात की बात अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए आपको, तो जो संस्कृत का जन है, जन धातु से जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला पॉइंट बहुविकल्पी में पूछा जा सकता, ध्यान रखेंगे, जिसका अर्थ होता है जन्म। ठीक है, संस्कृत के जन धातु से जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है जन्म। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था जन्म से ही व्यक्ति को विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती है। एक लाइन में कहा जाए तो जाति जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, क्योंकि जन धातु से बना और जन का मतलब होता है जन्म। इसका मतलब जो बच्चा जिस जाति में जन्म ले लिया उसकी जाति उसके साथ अटैच हो जाती है, लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जाति जन्म पर आधारित होती है।
आइए इसको और डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अथवा करके इस परिभाषा को ऐसे भी ले सकते हैं कि जाति शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कास्ट शब्द से हुई है, ठीक है, और कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा की कास्टा से हुई है। ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट ये कि जाति एक हिंदी शब्द है और जाति को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं, और जाति को जो इंग्लिश में कास्ट कहते हैं, तो कास्ट शब्द कहाँ से आया है? कास्ट जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द के कास्टा से बना है, ठीक है, और इसका मतलब होता है विशुद्ध नस्ल, ठीक है, विशुद्ध नस्ल बोलते हैं इसको। आगे इसको देखते हैं। जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, अर्थात जाति जन्म से संबंधित होती है, ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं। अगर समझ जाएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुका है। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। अगर नातेदारी की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंध जो रक्त और विवाह संबंधी आधारित होते हैं नातेदारी कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में लिखा है ताकि आप इसे समझ पाएं और अच्छे से लिख पाएं। नातेदारी, रिलेशनशिप, मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे आगाह कराना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है और कोई एक लड़की है, ठीक है, अभी ये अनजान है, एक दूसरे को जानते नहीं है, और अब जान कैसे बनेगी, मतलब कि जान पहचान कैसे बनेगी? जब इन दोनों की शादी करा दिया जाए, ठीक है, इन दोनों की शादी करा देंगे, इन दोनों की करा दो भैया शादी। जब शादी हो जाएगी तो लड़की का जो पूरा परिवार होगा वो लड़के के पूरे परिवार के साथ जुड़ जाएगी, एक कैसे? एक रिलेशनशिप में। अब रिलेशनशिप बना कैसे भैया? विवाह संबंधी, विवाह हुआ तभी तो बने, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब इन लड़का और लड़की की शादी हो जाएगी तो फिर शादी होने के बाद जब इनके बच्चे होंगे तो यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, ठीक है, वो अब क्या हो जाएंगे? ये रक्त संबंधी हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप कैसे बना? रिलेशनशिप दो आधार बनता है, पहला आपका रक्त संबंधी, दूसरा विवाह संबंधी। तो हम कह सकते हैं कि रक्त और विवाह संबंधों पर जो आधारित रिश्ते होते हैं उसी को नातेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं आगे। परिवार को परिभाषित करना है। परिवार किसे कहते हैं? फैमिली किसे कहते हैं? सभी जानते हैं फैमिली। बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई, ध्यान रखेंगे। लैटिन भाषा के फेमियस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है नौकर या दास, ठीक है, फेमियस शब्द से हुआ जिसका अर्थ होता है नौकर या दास। अर्थात हम कह सकते हैं परिवार के एक ऐसे समूह को परिवार एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, उनके साथ बच्चे और नौकर रहते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए कि आज के डेट में जो ये जो शब्द है, ठीक है, जो यहाँ पे शब्द आया है यूरोप महाद्वीप में, यूरोप लैटिन शब्द है तो यूरोप महाद्वीप में लैटिन भाषा ज्यादा बोली जाती है। अब वहां पे यूरोप महाद्वीप में परिवार के साथ एक नौकर होता था और नौकर जो है पूरा घर का काम करता था। जिस दिन नौकर नहीं होता था उस दिन उन परिवार के सदस्यों को एहसास होता था कि आज कुछ अधूरा है, आज कुछ काम नहीं हो रहा है, आज भोजन नहीं मिल रहा है, आज कुछ काम नहीं हो पा रहा है। मतलब कि नौकर भी परिवार का सदस्य होता था। अगर नौकर नहीं होता था तो परिवार में खलबली मच जाती थी। तो वहीं से उत्पत्ति हुई है फेमियस, नौकर दास। तो परिवार के साथ वहीं से अटैच कर दिया गया है। अगर भारत की नजर में देखा जाए इसको कैसे परिभाषित करेंगे तो बस आप इतना समझ जाइए कि उसमें जो माता पिता होते हैं ना, जो माता पिता होते हैं और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं, माता पिता प्लस अविवाहित बच्चों के जो समूह होता है उसी को फैमिली, उसी को परिवार के नाम से जाना जाता है। सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने आ चुका है। आदिवासी संघर्ष से आप क्या समझते हैं? आदिवासी संघर्ष क्या है? आदिवासी यानी जो जंगलों में पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करते हैं उन्हें आदिवासी बोलते हैं। और उनके जीवन में कितने संघर्ष हैं, क्या कठिन परिश्रम करते हैं, क्या उनके जीवन पे बीतती है, सरकार के द्वारा क्या मदद किया जाता है, ये पूरा संघर्ष अपने आप में है। आइए देखते हैं इसके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। देखिए
आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, गौर फरमाएंगे। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी। जिसका अर्थ क्या है? मूल निवासी। आदिवासी कौन है? वो मूल निवासी जिनका जहाँ पे जन्म हुआ है, जहाँ पे पले बड़े हुए हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो आदिवासी कहलाते हैं, उन्हें मूल निवासी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। आदिवासी संघर्ष 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के विरुद्ध था। जो आदिवासी संघर्ष था ये 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, क्योंकि जंगलों में रहते थे, जंगलों के आसपास जो भी वहां से संसाधन मिलते थे उनका उपयोग करते थे। फिर 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित कर दिया गया कि जो है जंगलों के इस प्रकार से आप अंधाधुंध उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसके जो है फलों को, उसके वृक्षों को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इस पर जो है रोक लगा दिया गया। तो इसके खिलाफ जो थे ये विरुद्ध थे। ठीक है, यह अधिनियम लागू करके आदिवासियों को जंगल भी छीन लिया गया। सिंपल से लिखा गया यहाँ पे, ये जब नीति आ गई तो इस नीति के तहत आदिवासी से जो उनका हक था, जो जहाँ पे निवास करते थे, उनके जंगल भी उनसे छीन लिए गए, जहाँ से उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं की पूर्ति होती थी वो भी उनसे छीन लिया गया। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप ठंड में सोए हैं और आपसे आपकी रजाई छीन ली जाए तो भाई क्या बीतेगा आप पे, आप समझ सकते हैं। आप ठंड में सोए हैं और मान लो कि रात में सोए हैं और रजाई आपसे छीन ले कोई, और फिर इसके बाद जो है आप ऐसे सोए, तो क्या आप पे बीतेगी, आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, आप आगे देखिए। वनों की उपज पर लगान लगा दिया गया। जो वनों की उपज थी, अगर कोई भी अन्य कोई वन उपज करता है यानी पैदावारी होती है तो उस पर लगान यानी टैक्स के रूप में देना पड़ता था। पहले लगान चलता था, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी तो लगान जो है, लगान मतलब टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, बाद में भूमि अधिग्रहण कानून के द्वारा विकास के नाम पर आदिवासियों को जमीन हथियाने की सिलसिला शुरू हो गया और फिर इसके बाद खिलाफ आदिवासियों का लंबा संघर्ष चला। इसी आदिवासी को संघर्ष के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया, फिर इसके कहा गया कि आपके लिए विकास किया जाएगा और फिर उनका जमीन कब्जा कर लिया जाए। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके घर को आपको कोई कहे, सरकार कहे कि जो है आपका घर जो है आप हमें दे दीजिए, हम आपका घर महल बनवा के दे देंगे, और आपने कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, महल बन जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी। आपने दे दिया, आपने सब साइन वगैरह कर दिया, आपके परिवार ने साइन कर दिया। इसके बाद जो है जब जमीन कब्जा हो गया, उनके अंडर में आ गया, तो अब महल बनकर खड़ा हो गया। फिर जब आप अपनी जमीन को आप गए कि हमारा जमीन हमको वापस दे दीजिए, हमारा घर हमको वापस दे दिए, तो उन्होंने कहा कि आपका घर नहीं है, ये हमने बनवाया है, ये हमारा घर है। तो समझिए कि आप पे क्या बीतेगी। तो इस प्रकार से उनका जमीन ले लिया गया, उनसे उनका जंगल छीन लिया गया और धीरे धीरे ये पूरी की प्रक्रिया आदिवासी संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समझ सकते हैं इस बात को। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, आइए इसको डिफाइन करते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, सामाजिक वर्ग तात्पर्य। जो सामाजिक वर्ग है इसका तात्पर्य क्या होता है, उन व्यक्तियों के समूह से होता है जिसका किसी समाज में समान स्थिति होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, सामाजिक वर्ग में जो समाज है इसमें सभी वर्ग के लोग रहते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। इसमें कोई जाति नहीं होती है, मतलब कोई अमीर होता है तो कोई मीडियम में होता है, कोई गरीब होता है, ऐसी पूरी की पूरी ये सर्कल होती है। तो कहने का मतलब ये कि समाज में जो लोग हैं वो पूरी तरह से समान है, सभी वर्ग के हैं लोग। ठीक है, उसमें ये कहना चाह रहा है, जब समाज के कुछ लोग एक समान जो है समानता होने के कारण उनकी स्थिति में समानता होती है, तो इस समान स्थिति को प्राप्त करने की व्यवस्था को वर्ग कहा जाता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, कहने का दोस्तों ये है कि समाज में जो आप समाज में रहते हैं, अब चाहे उच्च वर्ग के लोग रहते हो चाहे निम्न वर्ग के लोग रहते हो, लेकिन सभी लोग समान समूह में रहते हैं, तो इस समूह को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत ही अब मोस्ट आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। 19 में, 20 में और 22 में पूछा गया है सवाल, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा कि माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपके कई टाइप के सवाल बनेंगे, जैसे कि आपका अति लघु बनेगा, ठीक है, जैसे कि आपका जो है लघु उत्तरीय बनेगा और द्विघ उत्तरीय क्वेश्चन, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुविकल्प यहाँ से बनेगा कि माल्थस ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसका प्रकाशन कब किया गया था, तो 1798 में। ठीक है, 1798 में, ध्यान रखेंगे 1798
पहले हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, क्या सिद्धांत दिया था माल्थस ने। ठीक है, तो यहाँ पे माल्थस ने क्या दिया था सिद्धांत, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस। तो माल्थस कौन है, एक अर्थशास्त्री हैं और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने 1798 में एक बुक लिखा था और बुक का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, हिंदी में इसे कहते हैं जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध। ठीक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। ठीक है, तो इसको याद करने की कोशिश करते हैं, एन एसे। ठीक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल, महसूस करें कि आप एसे लिख रहे हैं ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑन दे भैया, प्रिंसिपल ऑन दे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, तो जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध ऐसे इन्होंने बुक लिखा था और इस बुक में जनसंख्या सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। माल्थस का ऐसा विश्वास था, ऐसा मानना था कि जनसंख्या पर नियंत्रण की प्राकृतिक घटनाओं, जैसे कि यहाँ पे अगर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है तो प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा ही होगा, जैसे अकाल है, महामारी है। महामारी का जैसे कोरोना काल है ना, कोरोना काल जब आया था, यानी कोरोना जब आई थी, तो कोरोना एक महामारी है। जब कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसे महामारी कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वही जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकती है। यह खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के संतुलन स्थापित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन खाद्यान्न जो है बहुत मंद गति से बढ़ रही है, तो कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल करने का उन्होंने तरीका बताया है कि भैया प्राकृतिक घटनाएं कभी ऐसी आएंगी, जैसे अकाल है। अकाल का मतलब होता है कि बिना कोई काल के, यानी बिना कोई समय के कोई घटना घट जाए, उसे अकाल कहते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, ये सब क्या है, अकाल है। बिना किसी काल के नहीं, बिना किसी समय के कभी भी टपक पड़ते हैं, तो इसे अकाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इन्होंने कहा कि जो खाद्य आपूर्ति है और जनसंख्या में वृद्धि का जो संतुलन स्थापित करने का है वो कैसे होगा, तो प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा होगा। आगे इन्होंने और अच्छे से परिभाषा को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्ट थॉमस माल्थस, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट माल्थस, का मानना था कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो ज्यामितीय गति से हो रही है। ज्यामितीय गति का मतलब क्या होता है, सब कुछ बता देंगे अभी आपको। फिर इसके बाद कहा इन्होंने कि खाद्यान्न में जो वृद्धि होती है वो अंक गणित की रफ्तार से होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ज्यामितीय गति का मतलब होता है 2 4 6 नहीं 2 4 8, फिर इसके बाद 16 32 64, ऐसे मतलब कि दुगनी रफ्तार से बढ़ना, जनसंख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। 2 4 8 16 32 64 ऐसे बढ़ रहा है, नहीं दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और खाद्यान्न 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी मतलब कि अंक गणितीय रफ्तार से बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या जहां तीव्र गति से बढ़ रही है और वहीं जो है आपकी जो खाद्यान्न है वो मंद गति से बढ़ रहे हैं, तो इसी संतुलन को बनाने के लिए उन्होंने परिभाषित किया है, इन्होंने बताया है। आगे देखिए, यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो 25 वर्ष में दुगनी हो जाने की प्रवृत्ति रखती है। कहते हैं कि अगर जनसंख्या कंट्रोल ना किया गया ना तो 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है, और ये ऐसा होता है। अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा। इस प्रकार से दुगनी जो है 25 वर्षों में हो जाती है। इन्होंने इस बात को इस प्रकार से देखिए अच्छे से बताया है, इसको आप डिटेल में यहाँ पे समझ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को उन्होंने बताया कि ज्यामितीय गति से होती है। ज्यामितीय गति कम होता है 2 4 8 16 32 ऐसे बढ़ती है। और जनसंख्या में वृद्धि को गुणात्मक वृद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि गुणात्मक रफ्तार से बढ़ती है। अगर वही बात करें इसकी खाद्यान्न समस्या को, तो जो खाद्यान्न में वृद्धि होती है, इस वृद्धि को देखा जाए तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा डिफरेंस, अंतर देखने को आपको मिलेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कृषि उपज में कमी हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न में कमी हो रही है। और दूसरी बात यह कि अब लोग गांव से निकलकर खेतों में घर बनवा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही तो भाई कहां जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं
कई जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं हैं जो इन्होंने परिभाषित किया है। आगे इन्होंने बताया है कि माल्थस ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि स्त्री पुरुष में संबंध स्वाभाविक बात है। उन्होंने कहा है स्त्री पुरुष में जो संबंध होता है वो स्वाभाविक बात हो तो होना ही होना है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध संतान उत्पत्ति से होता है। ठीक है, अब देखिए संबंध जो स्त्री पुरुष में होता है तो आम बात है, स्वाभाविक बात है, लेकिन सीधा संबंध किससे होता है? संतान उत्पत्ति से होता है। यानी जनसंख्या बढ़ेगी यहाँ पे कैसे? जब भाई स्त्री पुरुष संबंध स्थापित करेंगे तो संबंध स्थापित में यही होता है ना, संतान उत्पत्ति की, किस प्रकार से जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती है। आगे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न सामग्री आवश्यक है। भाई जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? हमें भोजन तो चाहिए, खाद्यान्न सामग्री चाहिए, अगर ये नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। जबकि कृषि उत्पादन में लगातार कमी हो रही है, लगातार क्या हो रही है? कमी देखने को मिल रही है। जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कृषि उत्पादन जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है। इस सिद्धांत को माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अच्छे से इसे पर्जन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है इसके बाद, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। आपको बता दें कि इसमें ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए, जनांकीय की सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से पहले थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आखिर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको बता दें कि जो जनसंख्या है, संक्रमण है, जो सिद्धांत है, सिद्धांत एक थ्योरी दी गई है, एक सिद्धांत दिया गया है, और ये संक्रमण क्षेत्र है किसका? जनसंख्या का। मतलब ये है कि भैया जो जन्म दर है, ठीक है, जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच की प्राकृतिक जनसंख्या, मतलब कितने जन्म लेते हैं और कितने मरते हैं, उनके बीच में जितने जीवित होते हैं उसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, वही बात इस फिगर में पूरे अच्छे से बताया गया, एनसीईआरटी का फिगर है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऊपर देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए खेतीहर और जो है जो ग्रामीण और खेतीहर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जनसंख्या में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर ग्रामीण और खेतीहर की बात करें तो जो गांव में होते, जो खेतीहर होते हैं, वहां पे उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे थोड़ा सा कम होते हैं। और यहाँ पे जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है, नगरीय होते हैं, औद्योगिक होते हैं, यहाँ पे जनसंख्या थोड़ी कम देखने को मिलती है। इस बात को आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फिगर में 3 अवस्था आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली अवस्था देखिए, तो यहाँ पे जो पहली अवस्था, इस प्रकार से आप ग्राफ बना लेंगे। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट ऐसे बना के समझा दूंगा, पहले आप फिगर को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये है आपका, यहाँ पे नीचे देश के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देश के नाम लिखे गए हैं। ये जो देश हैं, ये वाले देश, ये अर्धविकसित हैं, ये लगभग थोड़ा विकासशील हैं, और यहाँ पे जो है वो विकसित देश के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आंकड़ा ले सकते हैं। यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर लिखा गया है, और यहाँ पे जो है वर्तमान की जो देश हैं वो इनकी स्थिति दिखाई गई है। अब यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ऊपर यहाँ पे उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। आप देख पाएंगे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है पहले स्टेप में। तो पहली अवस्था क्या दर्शाती है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। वो कौन से देश हैं? बांग्लादेश के वर्षा वनों में आदिवासी जो लोग हैं, यानी कम पढ़े लिखे होते हैं, खेतिहर होते हैं, मजदूर होते हैं, तो ये जो है यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जितना जन्म लेते हैं उतना मरते भी हैं, उससे बराबर लगभग चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर इसके बाद दूसरी जो अवस्था आती है, यहाँ विकासशील देश आते हैं, भारत चाइना भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जन्म दर ऊपर वाली जो लाइन है जन्म दर की लाइन है। ठीक है, और ये हो रहा है, इसमें देखिए धीरे धीरे गिरावट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगा। और जो नीचे वाली लाइन है ये मृत्यु दर की लाइन है, ये मृत्यु दर की लाइन है। यहाँ पे तीव्र गति से गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे विकासशील देशों में चिकित्सा की सुविधा थोड़ी बढ़ जाती है, वहां पे लोग शिक्षित थोड़ा हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा तकनीकी ज्ञान आ जाती है, तो इस प्रकार से जो मृत्यु दर है यहाँ पे कमी बहुत तीव्र गति से देखने को मिलती है। लेकिन जो जन्म दर है उस जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। और तीसरी जो अवस्था दिखाती है उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो यहाँ पे देखिए निम्न उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है विस्तृत होती है, क्या होती है? विस्तृत मतलब कि जो जन्म दर है वो थोड़ा
विकराल होता है और लेकिन धीरे-धीरे गिरावट देखने को यहाँ पे मिलता है। अब इसको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के रूप में आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो आप एक ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप मृत्यु दर, ठीक है, यहाँ पे मृत्यु दर और यहाँ पे आप जन्म दर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देशों का नाम लिख सकते हैं, कौन-कौन से देश हैं। फिर उसके बाद 3 लाइनें से खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ले देंगे पहली अवस्था, यहाँ पे दूसरी अवस्था और यहाँ पे आप ले देंगे तीसरी अवस्था, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा ले देंगे, जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 25, 20 ऐसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है लिखने के बाद पहली अवस्था में इस प्रकार से ऐसे आप दर्शा दीजिए, ठीक है। पहली अवस्था में ऐसे जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा दीजिए। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो दूसरी अवस्था रहेगी वो ऐसे धीरे-धीरे गिरावट आएगी, जो जन्म दर है, ठीक है। और वहीं बात करें इसमें तो इसमें तीव्र गति से ऐसे गिरावट आएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आगे बात करें तो इसमें जो है आपको निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर देखने को ऐसे मिलेगी। बस इस प्रकार से फ्लो चार्ट इतना बना देंगे और लिख देंगे पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, बस काम आपका हो जाएगा। इतना बना देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है क्या-क्या लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहली अवस्था क्या दर्शाती है। पहली जो अवस्था है इसमें अल्प विकसित देश आते हैं, ठीक है। अल्प विकसित देश मतलब कि जो भी विकास की श्रेणी में ही नहीं है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इसमें देश में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं, अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी होती है और अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित होती है। इसमें जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जैसे जीवन जीने की आशा, मतलब कि कुछ लोग 100 साल जीते हैं, कुछ लोग 90 साल जीते हैं, कुछ लोग 80 साल जीते हैं, कुछ लोग 70 साल जीते हैं। अब धीरे-धीरे जो आने वाली पीढ़ी है वो 60-70 तक जीने वाली है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं, जो केमिकल वाले सामान आ रहे हैं, इन सब से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही। तो 60-70 तक जाते-जाते इंसान की हालत खराब हो जाएगी। पहले इंसान 100 साल तक जीता था, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, अब 80-70 के बीच में लोग जी रहे हैं। ऐसे धीरे-धीरे आने वाली पीढ़ी 60-70 में जिएगी। इस प्रकार से तो ये जो जीवन प्रत्याशा है, जो जितना लंबा जिएगा उतना ज्यादा विकास करेगा, ठीक है। अगर कोई 100 साल जीता है तो कोई 20 साल जीता है, दोनों में विकास ज्यादा कौन कर पाएगा? जो 100 साल वाला है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात कहा गया है कि इसमें जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, नहीं ज्यादा लोग नहीं जी पाते हैं, ज्यादा उनकी लंबी उम्र नहीं होती है। प्रथम अवस्था दिखाती है जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है? उच्च होती है। तो देखिए ये पॉइंट सेंटेंस बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था क्या दर्शाती है? तो पहली अवस्था दर्शाती है उच्च जन्म दर है और उच्च निम्न जो है मृत्यु दर है, ठीक है। 10 आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका दूसरी अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में प्रारंभ जो है प्रारंभ में इस अवस्था के प्रारंभ में जो है जन्म दर उच्च होता है, लेकिन समय के साथ जो है धीरे धीरे ग्राफ से गिरने लगता है, ठीक है। मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट आती है क्योंकि उसमें विकासशील देश आते हैं और इसमें चिकित्सा की सुविधा बढ़ जाती है। इसमें बात करें कौन कौन से देश है? भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, चाइना, ये सब देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। वही बात करें इसकी दूसरी अवस्था में तो उसमें जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर दोनों जो है कमी देखने को मिलती है। यानी जो जन्म दर है धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती है और मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। वही बात करते हैं तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था देखेंगे इसकी, इस अवस्था में विकसित देश आते हैं। वो देश जो शिक्षित हैं, जागरूक होते हैं, स्वास्थ्य की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होती है, उन्हें हम तीसरी अवस्था के अंतर्गत रखते हैं और विकसित देश आते हैं। जैसे इसमें तीसरी अवस्था में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है? निम्न होती है, यानी कम होती है। इसमें जैसे कि आपका अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ये सारे देश विकसित जो देश हैं वो इसमें आते हैं। वही बात करें संक्रमण की अवस्था को तो यहाँ पे देख पाएंगे विकसित और विकासशील जनसंख्या के बीच की अवस्था संक्रमण की अवस्था होती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है। इसी कारण संक्रमण काल में जनसंख्या विस्फोट का जुड़ाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब इसमें ये आप ले सकते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो किन देशों में बढ़ती है, यानी विकासशील देशों में कहाँ ज्यादा मरते हैं, विकासशील देशों में, अर्धविकसित देशों में। जन्म दर मृत्यु दर कहाँ कम होती है, विकसित देशों में। वही आपका संक्रमण क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको समझने हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 40 क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे, तो आइए इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। इस महामैराथन को पूरा एंजॉय कीजिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आपके सामने रहा यहाँ पे, रक्त संबंधी नातेदारी से क्या आशय है। मैंने आपको बताया था कि नातेदारी दो प्रकार की होती है, एक रक्त संबंधी होता है, दूसरा विवाह संबंधी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग से पूछ लिया है कि रक्त संबंधी जो नातेदारी होती है वो क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक लड़की है और एक मान लीजिए लड़का है, अगर इन दोनों की शादी करा देते हैं तो फिर जब इनके बच्चे होंगे, ठीक है, जब इनके बच्चे होंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, रक्त संबंधी हो जाएगा। यानी आप अपने माता पिता के बच्चे हैं तो आप रक्त संबंधी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको परिभाषा देख लेते हैं। रक्त संबंधी नातेदारी, इसको आप हिंदी डाल देंगे, लिखेंगे रक्त संबंधी नातेदारी का अर्थ परिवार के उन रिश्तों से होता है जो जन्म और जैविक संबंध के आधार पर बनते हैं। जैविक संबंध का मतलब माता पिता, यानी जब पुरुष और स्त्री जब एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, इसमें रिश्ते में माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, दादा दादी आते हैं, नाना नानी, ये जो लोग होते हैं ये नातेदारी मतलब रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यही बात करें इसमें तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे एक भाई और बहन का रिश्ता उनके माता पिता का रक्त संबंधी आधारित हुआ है, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। बात करते हैं बाजार किसे कहते हैं। तो देखिए बाजार आप सभी गए होंगे कभी न कभी। बाजार में होता क्या है, तो बाजार एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। सिंपल सी बात है, बाजार में आप लोग जाते होंगे सामान खरीदने, जो सामान बेचता होगा, जो सामान खरीदता होगा, तो जो सामान बेचते हैं और सामान बेचने वाले ना रहें तो बाजार भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि वहां पे क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं और वस्तुओं का लेन देन करते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा देख लेते हैं इसमें। यह भौतिक जैसे सब्जी बाजार होता है, डिजिटल आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो ये सब भी जो है आपके बाजार के अंतर्गत ही आते हैं। सब्जी मंडी होता है, ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट होते हैं, यहाँ से भी लोग सामान मंगाते हैं, तो भी तरह से मार्केट ही होता है, ठीक है। तो आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है। भारत में भाषागत विविधता मतलब कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, आप महाराष्ट्र में चले तो मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में चले वहाँ पे तमिल बोली जाती है, पंजाब में चले पंजाबी बोली जाती है। तो इस प्रकार से भाषा जो विविधता मतलब भिन्नता यानी वैरायटी, ठीक है, जो वैरायटी देखने को मिलती है, जो भिन्नता हमें देखने को मिलती है। जैसे आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे, क्या वहाँ की सबकी लंबाई समान होती होगी, नहीं, वहाँ भिन्नता देखने को मिलती है। तो भिन्नता को ही यहाँ पे विविधता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है भाषागत, तो किसकी भिन्नता है, भाषा की है, यानी जो भाषा में अलग अलग राज्यों में दिखाई देती है उसी के बारे में बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। भारत में भाषागत विविधता का मतलब होता है यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में क्या है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और संविधान के अनुसार भारत में 22 अनुसूची भाषाएं हैं, ठीक है। भारत में 22 अनुसूची भाषाएं हैं और यहाँ पे कुछ भाषाओं का नाम दिया गया है, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये सब है। इसके अलावा 1600 अधिक बोलियां भी बोली जाती हैं। उदाहरण के तौर पे पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। तो आराम से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चीजों को समझ जाएंगे दोस्तों तो आराम से आप लिख पाएंगे, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता से क्या आशय है। यहाँ पे निर्योग्यता क्या होता है ये हमें समझना है, जाति व्यवस्था क्या होती है ये समझना है। सेंटेंस अगर समझ में आ जाएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या होती है जाति व्यवस्था में निर्योग्यता। जाति व्यवस्था में निर्योग्यता की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, निम्न जातियों के साथ, आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा है, निम्न जातियों के साथ होने वाले भेदभाव असमानता को दर्शाती है। यानी जो निर्योग्यता है वो क्या दर्शाती है, भेदभाव असमानता को दर्शाती है। इसमें निम्न जातियों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कार्य से अलग रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे छुआछूत होता है ना, वही चीज यहाँ पे कहा गया है। बात करें यहाँ पे उदाहरण में तो देखिए, प्राचीन समय में निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। ये
निर्योग्यता है। अब निर्योग्यता का मतलब क्या होता है? निर्योग्यता का मतलब कि आप उसके योग्य नहीं हैं, उस मंदिर में जाने के योग्य नहीं हैं, उसे निर्योग्यता के नाम से जानते हैं। अब तो छुआछूत खत्म हो गया, पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है। जाति व्यवस्था की बात करें तो ऐसी जाति व्यवस्था है जिसमें उच्च वर्ग कुछ काम करता था, जो निम्न वर्ग था वो कुछ काम करता था। ठीक है, उच्च वर्ग निम्न जातियों को काम करने नहीं देते थे, मतलब कि वो काम जो उनके बराबर का हो वो काम नहीं मिलता था उनको। तो इस प्रकार से निर्योग्यता का मतलब क्या है कि जब उच्च जातियां निम्न जातियों के साथ दुर्व्यवहार करे या फिर उनको दरकिनार कर दे, समाज से बाहर कर दे, या फिर जो है जैसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो ये सब क्या है? ये निर्योग्यता को दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के सामने है, जाति क्या है? जाति को मैंने बता दिया था, जाति को परिभाषित कर देते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बार फटाफट देख लेते हैं। जाति कास्ट एक सामाजिक समूह है जो व्यक्ति के जन्म पर आधारित होता है, व्यक्ति के सामाजिक पहचान और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। जाति में बात करें तो पहले जो जातियां होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, ये जाति व्यवस्था देखने को मिलती थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के दो मुख्य अंतर बताइए। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, ये हमें समझना है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। आप रहते कहाँ हैं? तो आपका जवाब होगा भैया हम लोग समाज में रहते हैं। ठीक है, समाज में रहते हैं। जिस समाज में जो लोग रहते हैं उन समाज के लोगों की एक संस्कृति होती है। अब ध्यान रखिएगा, अगर समाज में कोई परिवर्तन होता है तो संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि लोग कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं, और समाज की ही संस्कृति होती है। तो समाज परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है संस्कृति भी परिवर्तन होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपकी नौकरी मिल जाती है, आपको नौकरी लग जाती है, तो आपकी जो नौकरी लगेगी तो आपकी स्थिति में भी परिवर्तन होगा और आपके परिवार की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये है कि आप रहते कहाँ हैं? अपने परिवार में रहते हैं, तो परिवार का भरण पोषण तो करेंगे ना, परिवार का देखभाल तो करेंगे ही। इसका मतलब ये कि अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप में भी परिवर्तन होगा और आपके परिवार में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि आप रहते कहाँ हैं? अपने परिवार में रहते हैं। वही चीज यहाँ पे कहा गया दोस्तों, समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज में परिवर्तन होगा, तो समाज के लोग की संस्कृति भी परिवर्तन होगी, क्योंकि लोगों की तो संस्कृति होती है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। आइए इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया अपनी भाषा में, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस लेकर और इसको अच्छे से परफेक्ट कर लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन, ये समाज की संरचना, संस्थानों में बदलाव से जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो समाज की संरचना नहीं, बनावट। समाज अगर आज से 10 साल पहले देखा जाए समाज कैसा था, आज कैसा समाज है, आने वाले 10 साल बाद कैसा समाज होगा, तो ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। संरचना में, उसकी बनावट में परिवर्तन देखने को मिलती है। संस्थानों में बदलाव देखने को मिलती है। सामाजिक जो संस्थान होते हैं, अलग अलग प्रकृतियां होती हैं, अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा और नौकरी में भाग लेना। पहले महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत कम जो इजाजत मिलती थी, बहुत कम महिलाएं पढ़ती थी, लेकिन अब हर सेक्टर में, हर फील्ड में महिलाओं का योगदान है, हर फील्ड में लड़कियां जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो समाज में संस्कृति और सामाजिक दोनों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। सांस्कृतिक परिवर्तन, यह रीति रिवाज, परंपराओं, विश्वासों में बदलाव से संबंधित होता है। जैसे शादी में आधुनिक प्रथाएं चलती हैं। अगर शादी में डीजे ना जाए तो शादी मातम सा लगता है। आज से 10 साल पहले डीजे नहीं जाता था शादी में, क्योंकि डीजे नहीं था आज से 10 साल पहले। आने वाले 10 साल बाद और क्या होगा, और कुछ कमाल का होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की डेट में जो शादी में आपको देखने को मिलता है, बफर सिस्टम नहीं था, बफर सिस्टम आ चुका है। अब क्या होता है, लोग शादी में जाते हैं और शादी में जाएंगे भैया, खा पी के रात में निकल लेंगे वहां से। वहां कोई रात बिताता नहीं है, वहां पे कोई पहले क्या होता था, पहले लोग जाते थे, आराम से पूरा रहते थे, रात भर रहते थे, और फिर उसके बाद सुबह में बढ़िया से नाश्ता पानी करके अच्छे से शादी करवा के फिर वापस आते थे। आज के डेट में यहाँ से गए, खाना खाएं, खाना खा कर निकल लिए भैया, और कुछ लोग जयमाल देखेंगे, नहीं तो वहां से भी निकल लेते हैं। ये सिस्टम है, ये रीति रिवाज, ये प्रथाएं हैं। तो ये सब क्या है? बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये बदलाव जो है सांस्कृतिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने आगे आ चुका है। नेक्स्ट, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? क्या होता है भूमि सुधार? आइए अच्छे से डिफाइन करते हैं भूमि सुधार। देखिए, अगर मैं कहूं कि भैया आप अपने में कुछ सुधार करिए, पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए, कुछ कामयाब इंसान बनिए, तो आप अपने अंदर कुछ जो बदलाव करेंगे वो सुधार होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुधार किस में हो रहा है? भूमि में हो रहा है। कुछ भूमि में ऐसा किया जाए कि भूमि में सुधार हो जाए, जैसे कि बंजर भूमि पड़ी है, परती भूमि पड़ी है, कुछ उसमें ऐसा किया जाए कि उसमें कृषि हो, यानी खेती अच्छे से की जाए, उसमें उत्पादन हो। यानी जब उसमें हम कुछ परिवर्तन करेंगे तो वो सुधार के नाम से जाना जाएगा। और सुधार कहाँ हो रहा है? भूमि में। तो क्या कहलाएगा? भूमि सुधार कहलाएगा। ठीक है, सिंपल। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे उन नीतियों और कानूनों को कहते हैं जो भूमि के स्वामित्व और उपयोग को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए लागू किए जाते हैं। भारत में जमींदारी प्रथा उन्मूलन एक इसका उदाहरण माना जाता है। यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा किताबी भाषा मैंने लिखा है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। भूमि सुधार का मतलब ये है कि पहले चलता था यहाँ पे जमींदारी प्रथा। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो यहाँ पे जमींदारी प्रथा चलती थी। जमींदारी प्रथा क्या होता था? जैसे मान लो समाज होता था ना, समाज, इस समाज में किसी व्यक्ति को अंग्रेज एक जमींदार बनाते थे कि भाई तुम्हारा काम है, जितने समाज में लोग हैं उन किसानों से तुम जो है लगान लोगे, लगान यानी टैक्स के रूप में लगान लोगे, और कुछ हिस्सा अपने पास रखोगे और कुछ हिस्सा हमको दोगे। अंग्रेजों ने ऐसा प्लान बनाया था। तो हर गांव में एक जमींदारी प्रथा चलती थी, एक जमींदार होता था। वो जमींदार गांव के किसानों से लगान लेता था और लगान का कुछ हिस्सा अपने पास रखता था और कुछ हिस्सा, मतलब कुछ से ज्यादा हिस्सा अंग्रेजों को देता था। तो ये प्रथा, जमींदारी प्रथा चलती थी। तो भूमि सुधार यानी मान लो कि आप मर के किसान हो, आप मर के खेती कर रहे हो, और फिर इसके बाद कोई आके कहे कि भाई आधा हमको चाहिए, तो कितना दुख होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये भी एक तरह से सुधार करने की बात कही जा रही है। जब ये समाप्त कर दिया जमींदारी प्रथा तो उसमें सुधार हो गया। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं, उदारीकरण से क्या आशय है? उदारीकरण क्या होता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं उदारीकरण को। उदारीकरण आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया है। क्या है? आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, उद्योग, निवेश पर सरकार नियंत्रण को कम किया जाता है। कहने का मतलब, सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु जो है मार्केट में बेचने जा रहे हैं और सरकार ने उस पे जो है क्या कर दिया है, सरकार ने भैया उस पे टैक्स लगा दिया है। ठीक है, ज्यादा। लेकिन अगर सरकार जो है जो टैक्स लगाई है, अगर इस टैक्स को कम कर दे या नियम जो है नियंत्रण कर ले, मतलब कि कम कर दे या नियमों को खत्म कर दे, तो उस प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो एक एग्जांपल और सुन लीजिए। मान लीजिए जो है आप किसी दुकान पे गए हैं, वहां पे 1000 रुपए का कपड़ा है। ठीक है, कोई भी कपड़ा, मतलब कोई भी कपड़ा है, 1000 रुपए का है। अब आपने दुकानदार से कहा भाई थोड़ा कुछ कम करिए, अपने जो है इस दाम पर कुछ कम करिए। अगर वो आपको 700 रुपए में दे देता है, ठीक है, तो आपका फायदा कितने हुआ? 300 रुपए का फायदा हो गया। अब 300 रुपए का फायदा हुआ है, 700 रुपए का दुकानदार आपको दिया है, इसका मतलब है कि दुकानदार को भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, तभी तो दिया है भैया। सिंपल सी बात है। अब 300 रुपए का जो आपको छूट मिला है ना, यही उदारीकरण कहलाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सरकार के जो नियम होते हैं, जो टैक्स वगैरह होते हैं, उसको नियंत्रण करना, उसको कम करना या छूट दे देना, ये उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों के लिए यहाँ पे एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति दी गई थी। मतलब ये है कि कोई भी देश की कंपनी आके भारत में निवेश कर सकती है, अपना पैसा लगा सकती है, अपनी कंपनी स्थापित कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी स्थापित होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए टैक्स ज्यादा बढ़ जाएगा तो महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, टैक्स कम हो जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जन्म दर को परिभाषित कीजिए। जन्म दर से आप क्या समझते हैं? क्या होता है बर्थ रेट? आइए समझने की कोशिश करते हैं जन्म दर को। तो जन्म दर भैया होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। ये जनसंख्या वृद्धि का संकेतक होता है जन्म दर। ठीक है, जन्म दर को एक लाइन में और डिफाइन कर सकते हैं कि प्रति 1000
ठीक है। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म देने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर के नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नातेदारी को मैं परिभाषित कर चुका हूं, ठीक है। नातेदारी और जो सामाजिक संबंध होते हैं ये जन्म और विवाह में या गोद लेने पर आधारित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, विनिमय से क्या आशय है? विनिमय क्या होता है? आइए बात करते हैं। एक्सचेंज क्या होता है? विनिमय। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, लेन देन करना। कैसे? आइए देखते हैं। विनिमय एक्सचेंज का अर्थ है वस्तुओं या फिर धन का लेन देन करना, या सिंपल भाषा में कहें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करना विनिमय के नाम से जाना जाता है। यह व्यापार और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है। अगर आपको व्यापार करनी है तो भाई लेन देन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि पहले वस्तु विनिमय पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब एक वस्तु लेकर दूसरा वस्तु लेते थे। पहले जैसे मान लो किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो चावल लेकर गेहूं देते थे, गेहूं लेकर चावल देते थे, दाल लेकर चीनी देते थे। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती थी। तो जब पैसा नहीं था तो वस्तु विनिमय चलता था, नहीं वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है। सामान के बदले सामान लिया जाता था। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती थी। आइए बात करते हैं जाति वर्ग में अंतर क्या होता है, ठीक है। जाति क्या होता है, वर्ग क्या होता है, अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। जाति जन्म पर आधारित होती है और स्थिर होती है, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। वही बात करें वर्ग की, तो वर्ग जो है अर्जित किया जाता है, वर्ग प्राप्त किया जाता है। आर्थिक स्थिति और पेशों पर आधारित होता है, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग। जैसे मान लीजिए कि जो है आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप टॉपर की श्रेणी में आ गए हैं, ठीक है। टॉपर की श्रेणी में आ गए हैं, तो आप टॉपर की श्रेणी में आ गए, इसका मतलब आप उच्च वर्ग में चले जाएंगे। टॉपर की श्रेणी मतलब उच्च वर्ग में। जो फेल हो जाएगा वो तो निम्न में चला जाएगा, ठीक है। जो पास होंगे वो मध्यम में आ जाएंगे, एवरेज में जो पास होंगे। इसका मतलब ये है कि जो वर्ग है वो अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, पहला पॉइंट। और जो जन्म होता है वो जाति पर आधारित होता है, ठीक है। वर्ग प्राप्त किया जाता है, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग किसमें आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। जैसा जिसकी आर्थिक स्थिति होगी, जैसा जिसका पैसा होगा, जिसका काम होगा, पैसे मतलब काम, ठीक है। जैसा जिसका काम होगा वैसा वो अपना वर्ग अर्जित कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आगे आपके सामने क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। क्षेत्रवाद का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र के प्रति लगाव या प्राथमिकता। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, कोई एक क्षेत्र बी है, ठीक है। जब ए क्षेत्र वाला अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे और बी वाले को दरकिनार कर दे कि बी वाले कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तो ये प्रक्रिया क्षेत्रवाद के नाम से जानी जाती है। इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इससे महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्रमुखता दी जाती है, और वहां पे जो है अगर कोई यूपी बिहार का जाता है कमाने के लिए, तो उतना आपको जो है लेवल नहीं प्राप्त होगा जो वहां के लोगों को लेवल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्षेत्रवाद की भावना है, क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सामाजिक संरचना से क्या आशय है? सामाजिक संरचना क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, सामाजिक बनावट का बात करें, तो यहाँ पे सामाजिक कैसा होता है बनावट, आइए देखते हैं। सामाजिक बनावट या सामाजिक संरचना का मतलब समाज के विभिन्न समूहों, संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों से होता है। यह समाज की व्यवस्थित करती है, समाज को क्या करती है, व्यवस्थित करती है। जैसे परिवार है, शिक्षा प्रणाली है, सरकार है। अब इसमें सिंपल भाषा में एक लाइन में अगर डिफाइन करना तो आप इतना समझ सकते हैं, सामाजिक संरचना का मतलब समाज में बनावट, समाज में जो बदलाव देखने को मिलते हैं, समाज में किस प्रकार से प्ररूप देखने को मिलता है, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि परिवार कैसा है, आज के 10 साल बाद परिवार कैसा होगा, शिक्षा प्रणाली पहले कैसी थी, शिक्षा प्रणाली आज कैसी है, सरकार पहले कैसे काम करती थी, आज कैसे काम कर रही है। ये पूरी प्रक्रिया जो है आपका सामाजिक संरचना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने है, सांस्कृतिक आधुनिकीकरण से क्या आशय है? सांस्कृतिक आधुनिकीकरण क्या होता है? तो चलिए इसको भी आंसर देख लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे आंसर है, सांस्कृतिक आधुनिकीकरण का अर्थ
परंपरागत रीति रिवाजों को आधुनिक दृष्टिकोण और तकनीकी के साथ जोड़ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी को अगर सांप काट लेता था पहले, तो लोग झड़ाने मतलब कि जाते थे झड़ाने के लिए, कि बाबा जी के पास या किसी के पास जाते थे कि भैया जो है सांप काट लिया इसको झाड़ दीजिए, या किसी को पीलिया वगैरह हो जाता था उसको झड़ाने लोग जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, सीधे कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी जो आपकी पुरानी परंपरागत रीति रिवाज थी उसको आधुनिकी के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, मॉडर्न जमाने के साथ जोड़ना, ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है सांस्कृतिक आधुनिकीकरण। यानी आपकी संस्कृति आधुनिक हो रही है, मॉडर्न हो रही है, अब थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। जैसे पारंपरिक जो त्योहार थे अब आधुनिक तरीके से आयोजन किया जाता है। पहले जब दीपावली लोग मनाते थे तो दीपावली में लोग दिए जलाते थे, अभी भी दिए जलाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर झालरों का प्रयोग ज्यादातर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, प्रेक्षण पद्धति के 3 उद्देश्य बताइए। प्रेक्षण पद्धति क्या होता है, आइए समझते हैं कि प्रेक्षण पद्धति क्या होता है और ये कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। किसी घटना या व्यवहार का निरीक्षण करना, ये प्रेक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। डाटा संग्रह करना, निष्कर्ष निकालना, जैसे छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करना और उसके बारे में उनका डाटा संग्रह करना, निष्कर्ष निकालना, ये प्रेक्षण पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो बस आप इतना समझ जाइए कि आपको जो है आपको कहा गया कि आप जाइए, ठीक है, आप जाइए किसी क्लास में, वहां पे मान लो नाइन्थ क्लास में जाइए, वहां पे बच्चों की संख्या गिनकर आइए, कितने बच्चे हैं, किस उम्र के हैं, और कौन पढ़ने में सबसे तेज है, कौन पढ़ने में एवरेज में है, कौन सबसे कम में है। ये पूरा आप निरीक्षण करके आइए, पूरा देख कर आइए, समझ कर आइए, जो आप डाटा लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या का निरीक्षण करने गए हैं, ठीक है, इसके बाद डाटा लेकर आएंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये पूरी प्रक्रिया आपकी कहलाती है प्रेक्षण पद्धति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दबाव समूह की अवधारणा क्या है। दबाव समूह किसे कहते हैं, प्रेशर ग्रुप। यहां बात करें तो देखिए दबाव समूह वह संगठन है, क्या है, संगठन है भैया एक, जो अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन यानी व्यापार यूनियन, किसान संघ, ये सब। सिंपल भाषा में कहा जाए तो दबाव डालना, मान लो किसी पे आप प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दबाव डाल, जो दबाव समूह के द्वारा पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, सरकार पे। तो यहाँ पे क्या है, एक संगठन होता है जो अलग अलग सरकार पे जो उनकी मांगे होती है जनता की, जब मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक दबाव समूह यानी समूह बनाया जाता है और सरकार पर दबाव डाला जाता है कि हमारे गांव में जो है या हमारे क्षेत्र में रोड खराब है, या फिर जो है यहाँ पे रोजगार नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, तो उसके लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है और इस दबाव को समूह को दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेड यूनियन जो व्यापार किसान यूनियन होते हैं, ये सब दबाव डालते हैं कि सरकार पे इनकी मांगे पूरी की जाए। ठीक है, इस प्रकार से आगे बात करते हैं, उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अगर प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पे जो है विशेषताएं में आइए देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। एक देश का दूसरे पर राजनीति और आर्थिक नियंत्रण करना, पहला पॉइंट। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब सरकार द्वारा जो उसके नियम टैक्स वगैरह होते हैं उसको कम कर देना या प्रतिबंधों को हटा देना, उदारीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब ये है एक देश का दूसरे देश पर राजनीति और आर्थिक नियंत्रण करना। ये जैसे मान लो कोई एक देश ए है, दूसरे देश में बी में जाके अपना वो व्यापार करेगा, तो यहाँ की जो आर्थिक नियंत्रण होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, जो वहां पे अपना कंपनी स्थापित करेगा। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। भाई सिंपल सी बात यह है कि कोई भी देश कोई कंपनी अगर स्थापित करती है तो वहाँ जो प्राकृतिक जो पेड़ पौधे उनको काटा जाएगा और फिर इसके बाद जो उसका दोहन किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी इसमें शामिल है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ऐसे ही जो है काम किए गए थे, जो अंधाधुंध संसाधन थे उनको जो है अंधाधुंध उपयोग किए गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, अंतर विवाह को समझाइए। इंटरकास्ट मैरिज, अंतर विवाह का मतलब होता है कि अपने ही जाति में शादी करना। ठीक है, इंटरकास्ट जो है यहाँ पे
इंटरकास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अंतर विवाह का मतलब होता है वह विवाह जो अलग अलग जातियों धर्मों के व्यक्तियों के बीच होता है, इंटरकास्ट मैरिज। तो यहाँ पे अलग अलग होता है, एक में नहीं होता है। यहाँ मान लो कोई एक जाति ए है, कोई एक जाति बी है, कोई जाति सी है, ठीक है। इस प्रकार से जातियां हैं। तो अगर ए जाति वाला चाहे तो सी में कर सकता है, बी में कर सकता है। इसको बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज, यानी अपनी जाति से अलग जातियों में, अलग धर्मों में विवाह करना, ये इंटरकास्ट मैरिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर हिंदू है, मुस्लिम व्यक्ति के साथ शादी कर लेते हैं, मुस्लिम हिंदू के साथ शादी कर लेते हैं, और हिंदू में बहुत सारी जातियां होती हैं, तो उसमें भी कुछ लोग अन्य जाति में, कुछ लोग अन्य जाति में शादी कर लेते हैं, तो इस प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, समाज से क्या आशय है, या समाज से आप क्या समझते हैं? समाज किसे कहा जाता है? तो समाज की बात करें, सोसाइटी क्या होती है? तो व्यक्तियों का एक समूह होता है। समाज क्या होता है? व्यक्तियों का एक समूह होता है। आप भी किसी न किसी समाज में रहते होंगे, और समाज में रहने का मतलब है कि लोगों का एक समूह होता होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो परस्पर संबंध, संस्कृति, नियमों से आधार पे एक साथ रहते हैं, जैसे गांव है, शहर है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए कि जिस गांव में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जो लोगों का समूह है, वही समाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। कल्याणकारी राज्य वह है जो नागरिक की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। भारत में जन कल्याण योजना इससे संबंधित है। देखिए सिंपल सी बात लिखा, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या? जिसमें नागरिकों को भला हो, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनको रोजगार मिले, ये सब पूरा देख रेख अगर होता है तो उसे कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं सिंपल। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, नगरीकरण फैशन को कैसे प्रोत्साहन देता है? जो नगरीकरण होता है ये फैशन को कैसे प्रोत्साहन देता है, कैसे उसको मोटिवेट करता है कि फैशन नए जमाने में आ रहे हैं, कैसे होता है, इसके बारे में समझना है। तो देखिए इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। नगरीकरण के लोग आधुनिक जो फैशन होता है उसको देखते हैं, इसमें स्टाइल, ब्रांड के प्रति जागरूक हो जाते हैं। शहरों में वेस्टर्न कपड़ों का बढ़ता चलन, ये पूरी इसकी जो है लिख सकते हैं इसके बारे में। कहने का मतलब दोस्तों इसमें ये है कि जो नगरीकरण होता है ये फैशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि नगर में ही अच्छे अच्छे लोग अपने फैशन को बढ़ाते हैं आगे, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे मतलब फैशन वाले कपड़े पहनते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसको पहनते हैं। फिर वहाँ की संस्कृति वहाँ पे ऐसे फैलती चली जाती है, और इस प्रक्रिया कहते हैं जो है यहाँ पे कह सकते हैं नगरीकरण में फैशन का जो है प्रोत्साहन मिलता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने यहाँ पे है, राजनीतिक दल से क्या आशय है? अगर राजनीतिक दल की बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे लिखेंगे, राजनीतिक दल वह संगठन है जो सरकार बनने या सरकार बनाने, नीतियां लागू करने के लिए चुनाव लड़ता है। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं? उनका काम होता है भाई सरकार बनाना, या तो जो है चुनाव लड़ना, नीति बनाना, ये सब उनका काम होता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये राजनीतिक दल के बारे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन थे। इसके बाद क्वेश्चन और भी हैं जो आपके क्वेश्चन सामने आएंगे, उनको बारे में चर्चा हम लोग करेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है, ताकि जो है आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें और बोर भी ना हो। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।